एक गजब का इत्तेफाक देखिए। जो प्रेम कहानी बरसों पहले पूरी नहीं हो पाई, उसे ऊपर वाले ने इतने सालों बाद एक अलग ही अंदाज में मुकम्मल किया। दिलीप साहब भी लगभग 98 साल की उम्र तक जिए और कामनी जी ने भी अपनी जिंदगी के लगभग 98 साल पूरे करने के बाद ही आखिरी सांस ली। ये बात ठीक वैसी है जैसे अपने प्यार संजीव कुमार की बरसी के ठीक उसी दिन उनकी याद में सुलक्षणा भी दुनिया छोड़ गई। साथ नहीं जी पाए मगर जाने का वक्त एक जैसा रखा। कामिनी जी का जन्म आजादी से पहले के लाहौर में 24 फरवरी 1927 को हुआ। उनका असली नाम था उमा कश्यप। उनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप हिंदुस्तान के बड़े नाम थे, जिन्हें वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। उनके 2 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें कामिनी सबसे छोटी थी। ये परिवार बहुत पढ़ा लिखा, सभ्य और बौद्धिक माहौल वाला था। प्रोफेसर कश्यप ने अपने 5 बच्चों को पढ़ने की पूरी आज़ादी दी। जिस जमाने में लड़कियों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, उस दौर में कामिनी घुड़सवारी, तैराकी, साइकिलिंग करती थी और सबसे ज़रूरी रेडियो पर नाटक भी करती थी। वो आकाशवाणी लाहौर में उमा नाम से बाल कलाकार और उद्घोषक का काम करती। उन्हें एक शो के 10 रुपए मिलते थे। महान संगीतकार रविशंकर जी उन दिनों फिल्मों में संगीत नहीं देते थे, मगर कामनी जी को वो अच्छे से जानते थे। चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद भी कामिनी जी की कॉलेज फ्रेंड थी। एक दिन चेतन आनंद दून स्कूल आए, जहां उनकी मुलाकात कामिनी जी से हुई। चेतन आनंद उस वक्त एक नई तरह की फिल्म नीचा नगर बना रहे थे। उन्होंने कामिनी जी को लीड रोल ऑफर किया। शुरू में कामिनी जी ने मना कर दिया, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करने वाले को अच्छा नहीं माना जाता था। पर उनके बड़े भाई ने समझाया, फिल्मों में काम करने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते तुम सही रहो। भाई की बात मानकर कामिनी जी ने 1946 में नीचा नगर में काम किया और ये उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। ये हिंदुस्तान की वो पहली फिल्म है जिसे पहले कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला, जिसे वहाँ पाल्मे डॉर भी कहते हैं। चेतन आनंद ने अपनी पत्नी का नाम भी उमा होने की वजह से उनका नाम उमा कश्यप से बदलकर कामिनी कौशल कर दिया। कामिनी जी ने खुद कहा था कि उन्होंने के अक्षर मांगा ताकि उनका नाम उनकी 2 भतीजियों कुमकुम और कविता के नाम से मेल खाए। पर्दे पर यह सफलता देखने के पहले कामिनी जी की निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उनकी बड़ी बहन उषा की एक कार एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई, जिससे परिवार सदमे में आ गया। बहन अपने पीछे 2 छोटी छोटी बच्चियां छोड़ गई थी। परिवार ने कामिनी जी को अपने जीजा BS सूद से शादी करने का आग्रह किया। कामिनी ने शुरू में मना किया, पर अपनी भतीजियों कुमकुम और कविता को बिना माँ के छोड़कर वो सहज नहीं हो सकती थी। कॉलेज से निकले 21 साल की कामिनी ने फर्ज की डोर थामते हुए 1948 में अपने जीजा जी को अपना जीवन साथी चुन लिया। कामिनी जी ने कहा था कि उन्हें डर था कि उनकी भतीजियां मां के बिना भटक जाएंगी। वो इसे त्याग नहीं मानती, बल्कि एक आदर्श समाधान कहती हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी उठाते वक्त वो घबराई हुई थी। कामिनी जी के पति BS सूद, जिन्हें परिवार में रम्मी और उनके बच्चों ने पापा कहा, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में चीफ इंजीनियर थे। वो बहुत सभ्य, शालीन और खुले विचारों वाले इंसान थे। उन्होंने ही कामिनी को इस नए रोल में ढलने में मदद की और सबसे ज़रूरी, उन्होंने अपनी पत्नी पर कोई रोक नहीं लगाई। कामिनी जी हिंदी सिनेमा की पहली लीड हीरोइन बनी, जिसने शादी के बाद भी अपने करियर को जारी रखा। इस शादी के बाद दोनों के 3 बेटे राहुल, विदुर और श्रवण हुए। उनकी खूबसूरती, एक्टिंग की गहराई और सबसे ज़रूरी उनका पढ़ा लिखा होना उन्हें बाकियों से अलग करता है। देखते देखते वो उस दौर के हर बड़े स्टार की पसंदीदा हीरोइन बन गई, चाहे वो अशोक कुमार हो, राज कपूर हो, देवानंद हो या दिलीप कुमार। 1946 से 1963 तक वो लीड हीरोइन के तौर पर छाई रहीं। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में शहीद, नदिया के पार, शबनम, जिद्दी, आरजू, बिराज बहू और गोदान शामिल है। दिलीप कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। शहीद, पगड़ी, नदिया के पार, शबनम और आरजू जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि असल जिंदगी में भी दोनों का प्यार परवान चढ़ा। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में साफ कहा
कि कामिनी कौशल ही उनका पहला प्यार और पहला गंभीर दिल टूटना था। समीक्षक बाबूराव पटेल ने तो शहीद के बारे में लिखा था कि दिलीप और कामिनी ने कुछ सबसे कोमल और सबसे अतरंग और चलती हुई प्रेम दृश्यों में अभिनय किया है जो भारतीय पर्दे पर कभी नहीं देखा गया। पर्दे के पीछे भी दोनों का रोमांस खूब चला। यहाँ तक कि कथक नृत्यांगना सितारा देवी ने तो दोनों को मुंबई लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक साथ दुबके हुए देखा था। उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई ने दिलीप साहब को कामिनी के लिए इस व्यर्थ के प्यार के खिलाफ सलाह दी, लेकिन ये प्यार एक ऐसी जगह आकर रुका जहां कामिनी जी को फर्ज और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ा। वो अपनी बहन के बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी और ना ही अपने भले पति के साथ नाइंसाफी कर सकती थी। एक इंटरव्यू में कामिनी जी ने कहा था, हम दोनों पूरी तरह टूट गए। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, हमारा तालमेल बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें, यही जिंदगी है। मैं लोगों को छोड़कर ये नहीं कह सकती थी कि अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। जब ये बात कामिनी जी के भाई को पता चली तो उन्होंने दिलीप साहब को सीधे धमकी दी कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। पगड़ी फिल्म के प्रोड्यूसर पीएन अरोड़ा ने बताया था कि कामिनी जी के फौजी भाई एक दिन सेट पर आए और पिस्तौल लहराते हुए धमकाया कि अगर ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ तो वो उन दोनों को मार देंगे। ये धमकी ही उनके अलगाव का कारण बनी। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि उनके भाई ने दिलीप कुमार से इस रिश्ते को खत्म कराने के लिए खुद को गोली मार ली, जिससे कामिनी जी बुरी तरह डर गईं और उन्होंने ये रिश्ता वहीं खत्म किया। चाहे धमकी का किस्सा सही हो या गोली मारने का, दोनों प्रेमियों का दिल टूट गया। ये वो वक्त था जिसने दिलीप कुमार को हमेशा के लिए ट्रेजेडी किंग बना दिया। दिलीप साहब ने बाद में कहा कि कामिनी ही वो अकेली थी जिसके साथ मुझे पूरी पहचान मिली। मेरा मानना है कि हर कोई केवल एक बार प्यार करता है, अगर दोबारा होता है तो वो बस उस शानदार लॉ की नकल होती है। इस ब्रेकअप के दर्द को पाकर ही दिलीप साहब ने पर्दे पर इतना दुख भरा अभिनय किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये भी कहा कि वो कामिनी की ओर भावनात्मक से ज्यादा बौद्धिक रूप से आकर्षित थे। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि मधुबाला उनके जीवन में एक घाव पर मरहम लगाने के लिए आई। उन्होंने कहा, उसने एक शून्य को भर दिया जो भरने के लिए रो रहा था, जिसकी जीवंतता और आकर्षण उस घाव को भरने के लिए आदर्श मरहम थे जिसे भरने में समय लग रहा था। लेकिन कामिनी जी ने दिल टूटने के बाद भी पूरी गरिमा के साथ अपने फर्ज को चुना। उनके बड़े बेटे राहुल सूद ने बाद में कहा, यही शायद सबसे बड़ा त्याग था जो माँ ने अपने जीवन में किया। उन्होंने दिलीप साहब के ऊपर पापा और उनकी बेटियों को चुना। दिलचस्प बात यह है कि जब उनके पति बीएस सूद को इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो वो गुस्सा नहीं हुए। कामिनी जी ने खुद कहा कि मेरे पति एक अच्छे इंसान, समझते थे कि ऐसा क्यों हुआ, हर किसी को प्यार होता है। इन दोनों की समझदारी को दिखाने वाला एक भावुक किस्सा है। बेटे राहुल ने बताया कि जब उनके पिता आखिरी सांस ले रहे थे तब माँ ने चुपके से अपने स्वर्गीय बहन उषा की एक फ्रेम वाली तस्वीर उनके तकिए के नीचे रख दी थी। ये छोटी सी बात उनके बीच की गहरी समझदारी और प्यार को दिखाती है। कामिनी कौशल अपने बच्चों के साथ बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवंटित मजगांव में अपने बड़े से 2 मंजिला घर गेस्ट साइड में अपनी जिंदगी जीती रही। 1954 में आई बिमल रॉय की फिल्म विराज बहू कामिनी जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर बनी इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी समर्पित पत्नी का किरदार निभाया जो अपने पति की ईमानदारी पर अटूट विश्वास रखती है। इस फिल्म के लिए उन्हें 1956 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में अपने किरदार को निभाते हुए वो कई बार टूट कर रोई, क्योंकि ये किरदार उनके निजी जीवन के संघर्ष से बहुत मिलता जुलता था। इसी फिल्म में सुनो सती की कहानी गाना बजता है जो उनके फर्ज और बलिदान की कहानी को और भी ज्यादा गहरा बनाता है। उनकी कामयाबी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही, वो फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी में वो पहली लीड हीरोइन थी जिनके लिए लता मंगेशकर ने गाना गाया।
इससे पहले लता जी सिर्फ साइड रोल करने वाली एक्ट्रेसेस के लिए ही गाती थी। जिद्दी में ही किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपना पहला डुएट ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया। फिल्म दो भाई में गीता रॉय का इमोशनल गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया भी कामिनी जी पर ही फिल्माया गया, जिसे एक ही टेक में शूट किया गया। ये सारी बातें बताती हैं कि कामिनी जी अपने वक्त की कितनी बड़ी स्टार थी। 1963 में आई फिल्म गोदान उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने लीड हीरोइन का रोल निभाया, पर लीड हीरोइन का दौर अब खत्म हो चुका था। करीब 40 साल की उम्र में 1965 में मनोज कुमार की फिल्म शहीद में उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की, यानी चरित्र भूमिकाएं। कामिनी जी ने बिना बालों को सफेद किए मनोज कुमार की मां का रोल निभाया। इस बदलाव को उन्होंने इतनी सहजता से अपनाया कि उनकी तारीफ हुई। उन्होंने मनोज कुमार की 8 फिल्मों में काम किया, जिसमें उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्म जैसे प्रेम नगर और महाचोर में भी उनकी मां का रोल निभाया। यहाँ तक कि 1973 में आई फिल्म अनहोनी में उन्होंने एक विलन का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। फिल्मी दुनिया के अलावा उन्होंने अपनी कलात्मकता को कई और आयाम दिए। उन्हें खिलौने और कठपुतलियां बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने लंदन से बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली। 1989 से 1991 के दौरान उनका बनाया बच्चों का पपेट शो चांद सितारे दूरदर्शन पर आता था। ये हिंदी में अपनी तरह की पहली सीरीज थी। उन्होंने बच्चों की पत्रिका पराग के लिए बंटी और छोटा भाई जैसे किरदार गढ़कर कहानियां भी लिखी जो उनके अपने बच्चों से प्रेरित थे। 1984 में उन्होंने लोकप्रिय ब्रिटिश टीवी सीरियल द ज्वेल इन द क्राउन में भी काम किया। बाद में उन्होंने शनों की शादी जैसे हिंदी सीरियल्स में भी दादी का रोल किया। कामिनी जी का मानना था कि सिनेमा कभी भी उनका सब कुछ नहीं है। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा, मैंने अपने 5 बच्चों को पाला है, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कभी भी स्टारडम की लत नहीं लगी। शायद यही वजह थी कि वो 98 साल तक इतनी फुर्तीली, सक्रिय और खुशमिजाज बनी रहीं। दिल टूटने के इतने साल बाद एक बार कामिनी जी स्वर्गीय प्राण साहब के चौथे में दिलीप कुमार से मिली। तब तक दिलीप साहब की याददाश्त कमजोर हो चुकी थी। कामिनी जी ने कहा था, सायरा जी उन्हें लेकर आई और मेरे पास बैठाया, पर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं टूट गई। उन्हें मुझे ऐसे खाली खाली देखना मेरे दिल को तोड़ गया। वो आखिरी वक्त तक फिल्मों में एक्टिव रहीं। 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस, 2019 में कबीर सिंह, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला, और 2022 में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक छोटे से किरदार में दिखी। उन्होंने लगभग 73 साल तक अभिनय किया, जो देवानंद और अशोक कुमार से भी लंबा करियर है। कामिनी जी का मानना था कि लंबी उम्र का राज उनकी सादगी और कोई बुरी आदत ना होना था। वो ना सिगरेट पीती थी और ना शराब। अपने जवानी में भी वो तैराकी, योगा और घर के काम में व्यस्त रहती थी। उनके बेटे ने बताया था कि वो अपने घर के सारे काम, यहाँ तक कि पोछा भी खुद लगाती थी। जब जुलाई 2021 में दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ, तब कामिनी जी खुद भी बुढ़ापे और भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। उन्होंने दिलीप साहब के लिए प्रार्थना की और सायरा बानो की तारीफ करते हुए कहा कि सायरा जिस तरह से उनका जन्मदिन मनाती हैं और फिल्म इंडस्ट्री को उनसे मिलने के लिए बुलाती हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। वो हमेशा खुश और अच्छे दिखते हैं। उनके परिवार ने उनकी तरफ से शोक व्यक्त किया। और फिर 14 नवंबर 2025 को कामिनी कौशल जी ने भी अपनी आखिरी सांस ली। साउथ मुंबई में उनका गुलजार पेंट हाउस, जहाँ रंग बिरंगे फूल और परिंदे रहते थे, अब सूना है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी कहानी फर्ज, त्याग, प्रतिभा और एक ऐसे सच्चे प्यार से भरी है जिसने मुकम्मल ना होकर भी 2 महान हस्तियों को एक डोर से बांधे रखा। कामिनी कौशल हमारे बीच नहीं है, पर उनकी सादगी, विनम्रता और एक पूरे दौर को अपनी कला से रंगने वाली उनकी शख्सियत हमेशा जिंदा रहेगी।